हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में लोक सेवा के कार्य पढ़े थे। थोड़े से पॉइंट बाकी रह गए थे, वो हम आगे से यानी आगे के पढ़ेंगे। नियोजन करना, नियोजन योजना बनाना, वहां तक पढ़ा था हमने 7वां पॉइंट कि योजना बनाकर कैसे लोक सेवा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 8वां पॉइंट, उत्पादन बढ़ाना। यानी लोक सेवका का एक और कार्य है कि उत्पादन बढ़ाना। आजकल प्रगतिशील देशों में प्रशासन का मुख्य लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना है, ताकि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का गुजारा ठीक तरह से किया जा सके और विदेशों से अन्न न मंगवाना पड़े, यानी आत्मनिर्भर हो जाए। हर कोई, जैसे हमारा देश बहुत ही जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान रखता है, चीन सबसे प्रथम रखता है, लेकिन हम ये करें कि हमें उत्पादन जो करे अन्न वगैरह वो यहाँ कम से कम आत्मनिर्भर बने, दूसरों से या दूसरे देशों से न मंगवाना पड़े। इसके लिए क्या होगा? उत्पादन बढ़ाना। तो ये कार्य भी लोक सेवा के कार्यों में आता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराना, ये सरकार की तरफ से होता है, लेकिन कार्य सरकारी तो करता है। किसानों को ये अच्छे बीज, खाद डालने के लिए, यूरिया खाद, ये सब देने के लिए उनको सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन करता कौन है, देता कौन है? ये कार्य लोक सेवा के सदस्य ही करते हैं। तो उत्पादन बढ़ाना बहुत ही जरूरी है हर देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे देश के लिए। अगर भारत बाहर से अन्न आयात करता रहा तो फिर बाद में वो विकसित की ओर नहीं बढ़ेगा, वो विकासशील ही रहेगा। इसलिए लोक सेवा को ये कार्य दे दिए गए हैं, किसने? सरकार ने, कि हर लेवल में उत्पादन बढ़ाना, हर चीज के लिए हम आत्मनिर्भर बने, दूसरों से आयात नहीं करें, बल्कि इतना उत्पादन बढ़ाए कि उनको निर्यात भी कर सके। इस तरीके से बच्चों ये लोक सेवा के कार्य में ये भी कार्य आता है। 9वां पॉइंट है सार्वजनिक सेवाओं का निष्ठापूर्ण संपन्न करना। यानी सार्वजनिक सेवाओं को निष्ठापूर्ण संपन्न करना। सार्वजनिक कौन से कार्य होते हैं? जो सभी के लिए होते हैं, उसको कहते हैं सार्वजनिक। जैसे मान लो उदाहरण के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, ये सब सार्वजनिक है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, ये सब सार्वजनिक है। इसमें सभी को बराबर, ऐसा नहीं कि गरीब, अमीर, स्त्री पुरुष को अलग अलग किराया देना पड़ेगा, सबको इतना ही है। स्कूल में जितनी फीस, अमीर गरीब सबको एक जैसी फीस देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की बात करिए, वो सार्वजनिक है। लेकिन इसमें हमने साम्यवाद और पूंजीवाद का मिश्रण अपनाया, तो उसमें क्या होगा? प्राइवेट को भी महत्व दिया। अब स्कूल है, सरकारी है, तो सबको एक जैसा देगी, फीस एक जैसे लेगी। गरीब है तो उनके लिए अलग व्यवस्था, प्रथम आए तो उनके लिए, लड़कियों के लिए स्कूटी वगैरह, ऐसे ऐसे योजना या ऐसी ऐसी योजना नहीं बनाती है सरकार, ताकि बच्चे पढ़ लिख लें। तो ऐसे प्राइवेट भी है, जो पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो वो फैसिलिटी देखकर स्कूलों, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सबको देखकर निजी, वो क्या कहते हैं, हवाई जहाज, ऐसे मतलब निजी खुद का लेकर वो क्या करते हैं? अपने उनको उपलब्ध कराते हैं सार्वजनिक सेवाएं। कौन? लोक सेवा। लेकिन करवाता कौन है? ये तो क्रियान्वयन करते हैं, नीति निर्माण वो करते हैं सरकार। तो ये सार्वजनिक सेवाओं के लिए निष्ठापूर्ण संपन्न करवा दे, हर किसी के लिए, सभी के लिए सार्वजनिक, सभी के लिए। वहाँ जैसे कि आप रेलवे स्टेशन में बैठने की सबके लिए व्यवस्था, कोई पहला आया तो वो बैठ सकता है, ऐसा नहीं कि पैसे वाला आया तो वो उठा के बैठ सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन निजी में अलग बात है, निजी में फीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है, और उसमें अभिभावक उनसे कह भी सकते हैं कि मैंने इतनी फीस भर रहा हूँ, मैं, मेरा बेटा ये होना चाहिए, मेरा पढ़ाई का ध्यान देना चाहिए, वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। तो वो प्राइवेट में थोड़ा क्या ध्यान रखा जाता है, लेकिन फीस भी ज़्यादा वसूलते हैं। तो वो सब अपने अपने गरीब
ये गवर्नमेंट में जाते हैं, सार्वजनिक, अमीर भी जा सकते हैं, लेकिन लोगों की सोच के कारण अमीर नहीं जा सकते। तो सार्वजनिक सेवाएं यानी सभी जगह एक जैसी व्यवस्था, गरीब और अमीर सबके लिए ये एक जैसी व्यवस्था। वर्तमान युग में बदलती हुई परिस्थिति में सामाजिक सेवाओं के आदर्शों का क्षेत्र और अधिक व्यापक बनना है। यानी वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सामाजिक सेवा के आदर्शों का क्षेत्र और भी अधिक बढ़ गया। समाज सेवा यानी लोगों की सेवा के लिए और कार्य कर रहे हैं। जैसे पहले रूढ़िवादी सती प्रथा वगैरह सब हट गई, तो ये जो रूढ़िवादी वगैरह ये हटाना भी उनका ही कार्य है। लोक सेवा का ये परम कर्तव्य है कि जन कल्याण के लिए प्रशासन का पूर्ण निष्ठा से या पूर्ण निष्ठा के साथ संचालन करें। यानी प्रशासन का ये कार्य है, लोक सेवा का, प्रशासन वालों का, कि ये पूर्ण निष्ठा के लिए लोगों के कल्याण के कार्य करें। आजकल के युग में राज्य कल्याणकारी बन गए हैं, इसलिए सर जोसिया स्टाम ने ठीक ही कहा है कि लोक सेवकों को नए समाज की रचना का मूल स्रोत होना चाहिए और उन्हें प्रत्येक स्तर पर सलाह तथा उन्नति की बात करनी चाहिए। यानी वर्तमान में परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल गई, लोगों की सामाजिक व्यवस्था बदल गई, रहन सहन खान पान बदल गया, वो फैसिलिटी, हर फैसिलिटी चाहते हैं, तो उनका फैसिलिटी को बरकरार रखने के ये कार्य किसका है? सरकार का। उसके पास वो जैसे खरीदना चाहते कार, कौन सी कार खरीदना चाहते, क्या खरीदना चाहते, तो वो या नहीं उपलब्ध है तो वो आयात सरकार करवाएगी, लेकिन क्रियान्वयन कौन करवाएगी? ये लोक सेवा की। कोई भी चीजें आयात करने के बाद पहुंचाएगी वहां स्थायी कार्यपालिका स्टार्ट करेगी। कहीं पे पुल बना हुआ नहीं, कहीं पे सड़क बना नहीं है, कीचड़ है, बाढ़ आ रही है, तो ये सारी तालाब वगैरह बनाने की व्यवस्था कौन? सरकार करेगी। लेकिन उनके कार्यों में किसको सौंपेगी? वो प्रशासन को सौंपेगी और वो सारा कार्य करवाएगी। तो इस प्रकार से सार्वजनिक सेवा यानी लोगों के सार्वजनिक सरकारी सेवा के लिए वो निष्ठापूर्ण संपन्न करते हैं और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा हित के बातों का ध्यान रखते हैं। 10वां लास्ट पॉइंट है बच्चों, लोक सेवक के रूप में, यानी लोक प्रशासन या लोगों की सेवा करने के लिए ये क्या है? लोगों की सेवा के रूप में ये नियुक्तियां पाते हैं। लोकतंत्र में लोक सेवक शब्द केवल अप्रत्यक्ष सेवा करने का नाम नहीं, राजनीतिज्ञों के आदर्शों के अनुपालन मात्र से ही एक सच्चे लोक सेवक का चित्र नहीं उभरता। यानी जो विशेषज्ञ है, जो कह रहे वो जो आदर्श है अनुपालन करना, वो भी एक मात्र नहीं है। क्या है? विकासशील जनतंत्र या लोकतंत्र, उसमें ये अपेक्षा करता है कि लोक सेवाएं अपनी भूमिका निभाने के लिए जनसाधारण के साथ तादात्म्य स्थापित करें, यानी तालमेल स्थापित करें। ये प्रतिनिधि सेवाएं बन सके, जनसाधारण को सरकारी नीतियां समझा सके, यानी जनता को ये समझा सके कि ये हमने नीतियां बनाई आपके लिए, कल्याण के लिए, ये जनता, ये आपने वोट दिया इसलिए हम इनको प्रशासन को सौंप दें और प्रशासन आपके हित के लिए कार्य करेंगे। अगर प्रशासन सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो आप उसकी शिकायत किसको? सरकार को कर सकते हो। जनसाधारण को सरकारी नीतियां समझा सके, उसका सहयोग प्राप्त कर सके और उन्हें प्रशिक्षित कर सरकार के साथ नए समाज की संरचना में भागीदारी बना सके। यानी उनको ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग देके, जैसे कि अपराधियों की सजा और जो अपराधी नहीं है उनकी सुरक्षा, उसके लिए पुलिस व्यवस्था की जाती है, चोरी डकैती के लिए पुलिस व्यवस्था की जाती है, और लोगों के आने जाने के साधन उपलब्ध कराना, सड़कें बनाना, पुल या मतलब पुल बनाना, नदियाँ, जो नदियों के लिए पानी बारिश नहीं आए तो तालाब बनवाना, ये आदि उनके लोगों के सहयोग कौन करता है? लोक सेवा करवाता कौन है? सरकार। तो उनके लिए ये कार्य के लिए बच्चों को क्या बनाना? शिक्षित बनाना, वो आगे बढ़ सके, उसके लिए टीचर की नियुक्ति, उनकी हेल्थ खराब है, बीमार हो गए तो डॉक्टर की नियुक्ति। तो इसके लिए
उनको प्रशिक्षित यानी उनको ट्रेनिंग दिलवाना, कौन दिलवाएगा? सरकार। उनके एग्जाम के थ्रू एग्जाम में वो पास हुए, पास होने के बाद पहले तो बुद्धि से वो अपने मेहनत करते, एग्जाम में पास होते हैं वो, फिर बाद में वो ट्रेनिंग में जाते हैं, वही है प्रशिक्षण। तो वो अनुभव ट्रेनिंग में प्राप्त करके फिर बाद में यहाँ कार्य करेगा लोगों की सेवा के लिए। मान लो डॉक्टर है और वो बिना ट्रेनिंग के अगर उनको इलाज करने के लिए कहे तो क्या वो इलाज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनको MBBS करना बहुत ही जरूरी है। तो ये नीतियों के निर्माण क्या है, नियुक्तियां वगैरह ये सब लोक सेवा करते हैं, लेकिन ये नियुक्तियां कौन करता है? सरकार। सरकार को वोट देती है जनता, तो जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए और स्वास्थ्य, विकास आगे बढ़ने के लिए, उनके सामाजिक व्यवस्था अच्छी सुधारने के लिए सारी नीतियां सरकार बनाती है। लोक सेवा और प्रशासन सेवा इन नीतियों का निर्माण करती है और वो ट्रेनिंग करके आते हैं, प्रशिक्षण करके लोगों के कल्याण के कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में वो करते हैं। ये प्रतिनिधि सेवा बन सके, यानी कि जन साधारण को सरकारी नीतियां समझा सके, यानी जनता को ये नीतियां समझा सके। कौन? सरकार। कि ये आपके लिए कार्य हो रहा है, आपने वोट दिया हमें, इसलिए आपके लिए ये कार्य हो रहा है। उनका सहयोग प्राप्त कर सके और उन्हें प्रशिक्षित कर सरकार के साथ नए समाज की संरचना में भागीदारी बना सके। शासक को शासित बनाकर नागरिकों के साथ निर्माण का कार्य करना साम्यवादी देशों में तो हुआ है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में नया प्रयोग भारतीय लोक सेवाएं यदि इस कार्य के लिए अपने को नहीं डाल सकी तो उसका अन्य भूमिका भी अपूर्ण रह जाएगी। यानी साम्यवादी लोग, जैसे कि चीन में साम्यवादी है, वहाँ एक पार्टी है, तो वो शासक और शासित बनाकर नागरिकों के साथ निर्माण का कार्य करना साम्यवादी देशों का हो सकता है, शासक और शासित का, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। उनकी भूमिका अपूर्ण हो जाएगी अगर भारतीय लोक सेवा के जो नियुक्ति पा चुके वो कार्य अगर लोगों के हित के लिए नहीं किए तो उनकी भूमिका अपूर्ण रह जाएगी। आगे है लोक सेवाएं की नवीन प्रवृत्तियां। क्या नवीन प्रवृत्तियां हैं इसमें हम पढ़ेंगे। लोक सेवा एक गत्यात्मक संस्था है जिसकी विशेषता सदैव एक जैसी नहीं रहती, वरन राजनीतिक परिवर्तनों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों, मानव मूल्यों के नए संदर्भों और परिवर्तित समस्या की चुनौती द्वारा इतने लक्ष्य, संगठन, प्रक्रिया, औचित्य आदि को पर्याप्त बदला जा सकता है। वर्तमान में लोक सेवाओं में नवीन प्रवृत्तियां दिखाई गई है कि लोक सेवाओं की संख्या के में तेजी से वृद्धि हो रही है, यानी कार्यभार बढ़ गया लोगों के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीक सभी क्षेत्रों में कल्याणकारी कार्य के लिए ये कार्य बढ़ गए, इसलिए लोक सेवा सदस्य की संख्या बढ़ गई है। विशेषज्ञों तथा तकनीकी योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की सेवा में अभिवृद्धि के कारण लोक सेवा में अनेकता रूपता देखने में आ गई है। अनेकता यानी अलग अलग तकनीकी विशेषज्ञ योग्यता अलग अलग रखते हुए जो तकनीकी का ज्ञाता है, अब वो एकता के रूप में नहीं, अनेकता। हम सब अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करते हैं, अपना अपना विभाग होता है, तो तकनीकी क्षेत्र में वही कार्य करेगा जो तकनीक का ज्ञाता हो। जो वैज्ञानिक बने वो शोध करेगा, वही वैज्ञानिक बनेगा। तो ये कहने का मतलब विशेष तकनीकी के कारण लोक सेवा में अनेकता आ गई, एकता नहीं। वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने जो विषय है अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं। लोक सेवा की सक्रिय तथा कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि लोगों के हित के लिए ज्यादातर कार्य, क्योंकि सरकार तो सिर्फ नीतियां बनाती है, ज्यादातर कार्य लोक सेवा ही करती है, इसलिए उनकी शक्तियां बढ़ गई है। जो ये लोक सेवा सलाह दे उनको सरकार को मानना पड़ता है। लोक सेवा का चरित्र नकारात्मक न रखकर सकारात्मक स्वरूप ले रहा है। पहले ये नकारात्मक थे, लेकिन वर्तमान में ये कार्य करने पर उनको प्रोत्साहित करना, उनको बोनस देना, उनको प्रमोशन देना, ये सब बातें आ रही थी। उनका नकारात्मक लोक सेवा को नकारात्मक सोच हटकर सकारात्मक स्वरूप ले लिया गया है। लोक सेवा की तटस्थता की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन हो गया है। पहले वो तटस्थ थे, लेकिन अब बढ़ चढ़कर लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। लोक सेवकों के लिए नैतिक और व्यावसायिक मापदंडों पर अधिक बल दे रहे हैं।
यानी नैतिकता भी लोगों में आए और व्यवसाय भी बढ़े। इन मानदंडों के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं। लोक सेवा के विकास प्रशासन की भूमिका अधिक उजागर होती जा रही है, यानी विकास के लिए और भी भूमिका लोक प्रशासन की बढ़ रही है। तो अब नवीन प्रवृत्ति सेवा में पहला पॉइंट है संख्यात्मक वृद्धि, यानी लोक सेवा की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हम सभी पार्किंसन के नियम के अनुसार सन 1817 में संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय कर्मचारियों की संख्या 6500 से अधिक नहीं थी और 1957 में संघीय यानी केंद्रीय संघीय कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई है? 23 लाख तक पहुंच गई है। भारत में 1948 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या 14 लाख थी, जो 1 जनवरी 1994 में 41.76 लाख पहुंच गई है, यानी उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। दूसरा पॉइंट है तकनीकी विशेषज्ञ। तकनीकी में आजकल लोक सेवा में अधिकाधिक विशेषज्ञों तथा प्राविधिकों की नियुक्ति होने लगी है। सरकार अब केवल लिपिकों और विविधज्ञों को ही नियुक्त नहीं अपितु आधिकारिक वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, कृषि शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति भी कर रहा है, यानी तकनीकी क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ रहा है। भारत में केंद्र सरकार के लगभग सभी मुख्य विभाग, मंत्रालयों के संगठित इंजीनियर सवर्ग है। इस समय केंद्रीय सेवा में समूह क से समूह घ तक विभिन्न वेतनमान के 32,800 से अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यरत केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं 5,270 चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी है, यानी केंद्र सरकार के अंडर में ये सारे तकनीकी क्षेत्र में इतने वो कार्य कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार के अंडर में कार्य कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और उनके परीक्षा वगैरह सब करना केंद्र सरकार, और उनका वेतन भी केंद्र सरकार ही देती है। बढ़ती हुई शक्तियां। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य का लोक कल्याणकारी समाजवादी रूप सामने आया है और लोक सेवा की शक्तियों व कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। समाज की प्रशासन पर निर्भर अनवरत बढ़ गई है, यानी लोगों का और प्रशासन के ऊपर पूरा निर्भर हो गए। उनको पता कि ये हमारे कार्य करेंगे। अब लोक कर्मचारी पर पहले की भांति केवल पुलिया या राजस्व अधिकार मात्र नहीं है, वह तो अनेक प्रकार के विकास कार्यों और देश के विभिन्न भागों में स्थित सैकड़ों परियोजना के परिपालन में संलग्न है, यानी बढ़ती हुई उनकी शक्तियां बढ़ गई है। और हर कोई कार्य सरकार को सलाह देना, कानून जो भी संशोधन करे वो भी सरकार से सलाह दे, क्या योजना बनाए वो भी लोक सेवा ही देती है, प्रशासन ही उनको ये सलाह देती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये सब कार्य इतने बढ़ गए इनके, किसके? लोक सेवा के, इसलिए उनकी बढ़ती हुई शक्तियां भी बढ़ रही है। चौथा है सकारात्मक प्रकृति। आज लोक सेवा का चरित्र नकारात्मक न होकर सकारात्मक बनता जा रहा है। वह नागरिकों के मार्ग में अवरोध करने की बजाय, अवरोध यानी बीच में बाधा, अवरोध करने की बजाय उसके मार्ग की कठिनाइयों का समाधान खोजने में व्यस्त है। विनिमय और प्रक्रियाओं से अधिक जनसाधारण के हितों का संवर्धन का प्रमुख लक्ष्य है, यानी अब उनकी सोच सकारात्मक हो गई है। पहले तो कह रहे कि सरकार अब नाम करेगी, हमारे क्या लेन देना, लेकिन सरकार ने उनके लिए इन कार्यों के लिए नियुक्ति दी है, इसलिए उनकी सोच सकारात्मक हो गई और ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण के कार्य करने की कोशिश कर रही है। पांचवा है लोक सेवा की प्रतिबद्धता, यानी लोक सेवा की तटस्थता की परंपराएं धारणा का स्थान अब राजनीति की प्रतिबद्धता लेती जा रही है। इसके कारण है कि लोक सेवा नीति निर्माण में भाग लेती है, यानी नीतियों का निर्माण सरकार करती है तो उसमें भी भाग लेती है, वो सलाह देती है, नीतियां उनके अनुसार बदलती रहती है, योजना भी लोक सेवा ही करती है। तो लोक सेवा जन कल्याण के राजनीतिक कार्यक्रमों में विश्वास करती है तथा लोक सेवकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन राजनीतिक कार्यपालिका करती है। यानी सरकार नीतियां बनाए, कार्य में यही करे तो उनके मन में
लोगों के प्रति, लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता हो गई। अब वो प्रतिबद्ध है, उनको तटस्थ नहीं रह सकते। पहले वो तटस्थ थे, अब तटस्थ नहीं है, वो उनके प्रतिबद्ध हो गए कि हमें नियुक्ति उनके लिए ही दी गई है। व्यावसायिक मानदंड, व्यावसायिक मानदंड लोक सेवकों में उच्च मनोबल तथा ईमानदारी बनाए रखने के लिए व्यावसायिक मानदंडों पर जोर दिया गया है। यदि विधि, चिकित्सा और पत्रकारिता की भांति एक बार भी लोक सेवा एक व्यवसाय बन जाता है तो व्यावसायिक मानदंड और आचरण की संहिता शीघ्र ही स्थापित हो जाएगी। यानी जो व्यवसाय ये कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं पैसों के लिए, उनके लिए मानदंड भी है, नियम भी है। अगर नियम की पालन नहीं किया तो नौकरी को हटा सकते हैं। वो भ्रष्टाचार कर दिया तो उनको नौकरी से हटा भी सकते हैं। लास्ट बच्चों है विकास कार्यों का प्रबंध। विकासशील देशों में लोक सेवा का प्रमुख कार्य विकास संबंधी कार्यों का संबंध है। तो विकास किस क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सब क्षेत्रों में विदेश जाए व्यक्ति और जनता, डॉक्टर बने, विदेश जाए, इंजीनियर बने, कहीं भी जॉब कर सकते हैं। और विकास कार्यों का प्रबंध कौन करेगी? ये लोक सेवा या प्रशासन सेवा ये करेगी। इस प्रकार से बच्चों आज हमने लोक सेवा के कार्य और लोक सेवा की नवीन प्रवृत्ति पढ़ी। लोक सेवा कार्य में पहले बहुत बदलाव आ गया। वर्तमान की प्रवृत्ति को देखते हुए संख्या बढ़ गई, तकनीकी विशेषज्ञ बढ़ गए, शक्तियां बढ़ गई, उनकी सकारात्मक सोच हो गई, प्रतिबद्ध हो गए लोगों के प्रति, और व्यवसाय में नियम बना दिए गए, मानदंड बना लिए गए और विकास कार्यों का प्रबंध कर रहे हैं। तो आज वर्तमान में देखें तो लोक सेवा का कार्य बहुत ही बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे विकासशील समाजों में लोक सेवा की भूमिका। ये तो सब जगह की बात हुई, लेकिन विकासशील जैसे भारत जैसे देश, विकासशील एक तो विकसित देश होता है जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब है विकसित देश। और भारत, पाकिस्तान, भूटान, ये पड़ोसी देश सारे हमारे क्या है? ये सारे हैं विकासशील। तो विकासशील देशों में लोक सेवा की क्या भूमिका होगी वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।